हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 जियोग्राफी का 10th चैप्टर मानव बस्ती। तो जैसा कि इसका नाम है मानव बस्ती, तो इसी से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, एक स्थान जो स्थानांतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहा जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्थायी रूप से बसा हुआ। कई बार हम देखते हैं कोई स्थान होता है वो अस्थायी रूप से बसा होता है, जैसे कि जहाँ पे ऋतु होती है, ऋतु के हिसाब से वो स्थान थोड़े समय के लिए बसता है, उसके बाद में वहाँ से लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्थान स्थायी रूप से बसा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे घर के जो रूप है वो बदल सकते हैं और बस्ती समय पे विकसित भी हो सकती है, लेकिन वो स्थायी होनी चाहिए। तो अब इसे हम वर्गीकृत करेंगे, यानी इसे बस्तियों को कितने पार्ट में बांटे कि ये सभी मानते हैं कि बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी नगरीय बस्ती। लेकिन एक बात इससे ये क्वेश्चन निकल के आता है कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। तो इसमें लोगों के एक मत नहीं है, अलग अलग मत हमें देखने को मिलेंगे। यदि हम देखें कि जिस जगह की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसे हम कहें नगरीय बस्ती, और जिसकी जनसंख्या कम है उसे कहें ग्रामीण बस्ती। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होएगा, क्योंकि भारत और चीन है वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो गांव है उनकी भी जो जनसंख्या है वो यूएसए और यूरोप के नगरों से भी ज़्यादा है। इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उसे हम नगरीय बस्ती माने। फिर दूसरा पॉइंट आता है उनके कार्यकलाप के आधार पर कि वो किस प्रकार का कार्य कर रही हैं। पहले के टाइम में तो हम ये कह सकते थे कि जो प्राथमिक कार्य में लोग जुड़े हुए हैं वो है ग्रामीण बस्ती वाले, और जो द्वितीयक या तृतीयक कार्य में वो है नगरीय बस्ती वाले। लेकिन आज के समय में हमारे लिए ये कहना भी थोड़ा मुश्किल सा होगा, क्योंकि जो गांव में लोग रह रहे हैं वो भी शहर में आके व्यवसाय करते हैं, द्वितीयक क्रियाएं या तृतीयक क्रियाएं करते हैं। रहना उन्हें गांव में ही अच्छा लगता है, लेकिन वो शहर में कार्य या शहरी कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लोग गांव में रहना पसंद करते हैं लेकिन वो शहर में कार्य करते हैं या शहरी कार्य करते हैं, जिस कारण से जो गांव के लोग भी हैं वो भी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं करने लगे हैं। इस कारण से ये भी जो पॉइंट है उससे श्योर नहीं हो सकते हम कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस प्रकार का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उनके कार्य की श्रेणी कैसी है, मतलब वो निम्न श्रेणी की है या उच्च श्रेणी की है। तो इससे भी हमें अच्छी तरह से पता नहीं लगेगा कि ग्रामीण बस्ती कौन सी है और नगरीय बस्ती कौन सी है। इसका कारण ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तो पेट्रोल पंप का जो कार्य है उसे निम्न श्रेणी का कार्य मानता है, ग्रामीण बस्ती का कार्य मानता है। जबकि जो भारत एक विकासशील देश है उसमें पेट्रोल पंप के कार्य को नगरीय कार्य यानी अच्छा कार्य माना जाता है, उच्च श्रेणी का कार्य माना जाता है। मतलब अलग अलग देशों में ना कार्यों की श्रेणी भी अलग अलग हो जाती है। कई देशों में एक ही कार्य उच्च श्रेणी का होता है और दूसरे क्षेत्र में वो निम्न श्रेणी का हो जाता है। इस कारण से इससे भी हमें नहीं पता लगा सकते कि ग्रामीण बस्ती कौन सी है और नगरीय बस्ती कौन सी है। इससे हमें ये पता चलता है कि अलग अलग देशों में ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती की डेफिनेशन अलग अलग है। अब अलग अलग तो है, अब इससे एक और बाहर क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अगर अलग अलग है तो भारत में नगरीय बस्ती किसे कहा जाता है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें इसका आंसर दिया हुआ है कि भारत में नगरीय बस्ती किसे कहा जाता है। भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार ऐसा कोई स्थान जहाँ पे नगर पालिका है या नगर निगम है या छावनी बोर्ड है या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है और उसकी जो जनसंख्या है वो कम से कम 5000 व्यक्ति है कम से कम, और जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और वहाँ के जो 75% लोग हैं वो गैर कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। जहाँ पे ये सारी विशेषताएं पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, नगरीय बस्ती कहलाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जनसंख्या घनत्व, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मैं बता देती हूँ आपको।
प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये इसमें दिया हुआ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहाँ पे कम से कम इतने व्यक्ति होंगे एक प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो वो और यहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5000 व्यक्ति, और यहाँ पे 75% या उससे अधिक जो पुरुष है वो रोजगार कार्य के मतलब गैर कृषि कार्य में नहीं जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब कृषि के अलावा वो और कोई कार्य कर सकते हैं, बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, परिवहन, संचार, या फिर कोई डॉक्टर, टीचर, ये कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन कृषि का कार्य नहीं कर रही हो। तो भारत में जो नगरीय बस्ती है उसकी डेफिनेशन ये दी हुई है। पीछे एक बॉक्स रह गया था, उपनगरीकरण। ये उपनगरीकरण क्या होता है? हम देखते हैं आजकल कि जो शहर है, शहर में जो घना बसा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से लोग निकलकर जो शहर के पास वाला क्षेत्र होता है, मतलब शहर के पास में ही स्थित होता है, जहाँ खुला क्षेत्र होता है और स्वच्छ वातावरण होता है और अच्छी गुणवत्ता का क्षेत्र होता है, वहाँ पे लोग आजकल आकर रहने लगे हैं। इस कारण से जो इसे उपनगरीकरण कहा गया है। मतलब जो एक शहर है उस शहर के अंदर नहीं आएंगे, मतलब उसके आसपास में लोग बस जाएंगे, तो ये उपनगरीकरण कहा गया है इसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बस्तियों के प्रकार और प्रारूप। तो बस्तियों को आकृति के आधार पर दो पार्ट में वर्गीकृत किया। पहला है सहंत बस्ती और दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। सहंत बस्ती में क्या होता है कि जो मकान होते हैं वो आसपास में, मतलब पास पास में होते हैं, वो मकानों में जो दूरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो ये जो क्षेत्र होते हैं वो नदी घाटी या फिर उपजाऊ मैदान के किनारे बसे होते हैं या उपजाऊ मैदान में बसे होते हैं, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लगभग एक समान से ही कार्य करते हैं, एक ही व्यवसाय में जुड़े हुए होते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि कोई नदी घाटी है, नदी घाटी के सहारे का क्षेत्र है, और वहाँ पे सभी वहाँ के जो लोग हैं वो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, मतलब उनका जो व्यवसाय है वो समान है, या फिर जो उपजाऊ मैदान में रह रहे हैं उनका एक ही कार्य है, मान लेते हैं कि उनका कार्य कृषि करने का है, तो फिर मतलब उनका जो कार्य है वो समान है। इसका आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती में क्या होता है, मकान दूर दूर होते हैं। उसमें क्या था, मकान पास पास में थे, लेकिन इसमें क्या होता है, मकान दूर दूर होते हैं। वो दूर क्यों होते हैं? क्योंकि खेत होते हैं, इस कारण से उनके मकान भी दूर दूर हो जाते हैं। और कोई मतलब पूजा पाठ होता है या फिर कोई सांस्कृतिक समारोह वगैरह होता है, उसी में सारे लोग आकर मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया है ग्रामीण बस्ती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस्तियों के दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ग्रामीण बस्ती, फिर जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं पढ़ाऊँगी नगरीय बस्ती। तो सबसे पहले ये पॉइंट स्टार्ट करते हैं ग्रामीण बस्ती। जो ग्रामीण बस्ती है लोग वो प्राथमिक गतिविधियों में जुड़े होते हैं, अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में जुड़े हुए होते हैं। अब प्राथमिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। वे कार्य जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आधारित होता है वो प्राथमिक क्रिया कहलाता है, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, मछली हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पेड़ काटना हो गया, आखेट हो गया, संग्रहण हो गया। ये सारे कार्य प्रकृति पर आधारित है, यानी प्रकृति से प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं ये। तो ये आएगी प्राथमिक क्रिया में। जो ग्रामीण बस्ती में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर प्राथमिक क्रिया का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं? तो इसमें 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा और नियोजित बस्तियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल आपूर्ति। हम सभी मानते हैं जल ही जीवन का आधार है, ये सत्य भी है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन इतना संभव भी नहीं है।
और जहाँ जल उपलब्ध होगा वहीं लोग रहना पसंद करेंगे। यदि जल जिस स्थान पर लोग रह रहे हैं और उससे 15-20 किलोमीटर दूर उन्हें जल उपलब्ध हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे रहने का उनका कोई औचित्य ही नहीं है। वो वहाँ जाकर रहेंगे जहाँ पे जल आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि। भूमि भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कृषि अच्छी होती है, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे लोग अच्छी तरह से रहेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कृषिगत व्यवसाय मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है या फिर उपजाऊ भूमि नहीं होती, बंजर भूमि होती है, वहाँ पे उन्हें कोई व्यवसाय नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे लोग रहना इतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा, वहाँ पे कृषिगत कार्य नहीं हो पा रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया कंप्लीट। फिर थर्ड पॉइंट आता है उच्च भूमि के क्षेत्र। उच्च भूमि के क्षेत्र में क्या होता है कि लोग कई बार उच्च भूमि का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे रहना अधिक पसंद करेंगे। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ अगर ऊपर स्थान स्थित होएगा तो बाढ़ से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, उनके घरों को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचेगी। लेकिन यदि उनका घर नीचे वाली साइड में स्थित होएगा तो वहाँ पे पूरी बाढ़ आ जाएगी, वहाँ पे तहस नहस हो जाएगी और वहाँ पे और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से लोग जो ऊंची भूमि होती है वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, ताकि वहाँ पे बाढ़ के समय में उनके मकान है या उनको कोई क्षति ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब लोग कहीं अब रहेंगे तो वहाँ पे घर तो ज़रूर ही बनाएंगे। अब घर बनाने के लिए वो उन्हें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आज के समय में हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट और या फिर किसी और भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से उन्हें भी आवश्यकता पड़ती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे अफ्रीका के सवाना प्रदेश है, वो कच्ची ईंटों से मकान बनाते हैं, और जबकि जो ध्रुवीय देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है, वहाँ पे जो एस्किमो जनजाति है वो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सुरक्षा। सुरक्षा भी एक इसमें महत्वपूर्ण कारक है जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है। लोग वहाँ पे रहना अधिक पसंद करेंगे जहाँ पे शांति हो, सुख हो और जहाँ पे कोई राजनीतिक अशांति ना हो, वहाँ पे रहना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ पे हमेशा युद्ध होते हों और राजनीतिक अशांति हो और सुरक्षा भी ना हो, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। इस कारण से ये सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नियोजित बस्तियाँ। ये जो बस्तियाँ होती हैं वो जो लोग होते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं, ये सरकार द्वारा बनाई गई बस्ती होती है। सरकार किसी स्थान पर जल उपलब्ध कराती है, जो सारे महत्वपूर्ण कारक है वो उपलब्ध करवाती है, जिस कारण से लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र। पहले इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र था राजस्थान वाला, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जल की आपूर्ति हुई, जल आने लगा, तो वहाँ पे आसपास में ग्रामीण बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप। इसमें क्या होता है कि गांव की आकृति कैसी है, गलियां एक दूसरे को किस प्रकार से काट रही है, और फिर घर गलियों के आसपास कैसे बने हुए हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसे प्रारूप के रूप में जाना जाता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप कैसे होते हैं। जो ग्रामीण बस्ती है उनको कई आधार पर बांटा हुआ है। अब जो इसमें फर्स्ट आधार दिया हुआ है वो है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर का अर्थ है कि जो उसके भौगोलिक क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। अगर वो मैदानी है तो मैदानी ग्राम, यदि वो पठारी है तो पठारी ग्राम, इसी तरह से तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम हो जाएगा। फिर आता है कार्य के आधार पर कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार का कार्य करते हैं। कृषि का कार्य करते हैं तो कृषि ग्राम, और या फिर लकड़ी काटने का कार्य करते हैं तो लकड़हारों का ग्राम, इसी तरह से पशुपालक ग्राम और मछुआरों का ग्राम हो जाएगा। फिर आता है बस्तियों की आकृति के आधार पर कि बस्तियाँ
किस आकार की है, किस टाइप की है, उसके आधार पर भी इसे बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि रेखीय हो गया, आयताकार हो गया, वृत्ताकार, तारे का आकार, टी आकार, क्रॉस आकार, वाई आकार, ये सारे मतलब बस्तियों के आकार के आधार पर बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेखिक प्रारूप। रेखिक प्रारूप की मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो प्रारूप है, ये वाला, ये रेखीय प्रारूप है। इसमें आप देख सकते हैं एक सड़क जा रही है, ये वाली जो है ये सड़क है, और इसके चारों ओर घर बसे हुए हैं। इसमें एक रेखा में सड़क है इसका, और उसके आसपास में घर बसे हुए हैं, इस कारण से ये हो गया रेखीय प्रारूप। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आयताकार प्रारूप। आयताकार प्रारूप में क्या होता है कि सड़कें चौड़ी चौड़ी होती है और सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो फिर उसके आसपास में घर बस जाते हैं, तो वो हो जाएगा आयताकार प्रारूप। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो मैं सारी बना रही हूँ, ये मैं सड़कें बना रही हूँ। ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने सड़कें बना दी है। अब इसके आसपास में घर बस जाएंगे, जैसे यहाँ घर बस गया, यहाँ बस गया, यहाँ बस गया, ये सारे यहाँ पे घर बस जाएंगे। और जो ये वाली है, ये सारी सड़कें हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ये हो जाएगा आयताकार प्रारूप। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वृत्ताकार प्रारूप। वृत्ताकार प्रारूप में भी एक खासियत पाई जाती है कि यहाँ पे जो गांव होता है उसमें तालाब होती है या फिर झील पाई जाती है, जिसके चारों ओर बस्तियाँ बस जाती है, और बीच वाला क्षेत्र है उसे कई बार खाली भी छोड़ दिया जाता है। मतलब ये वाला जो प्रारूप है ये वृत्ताकार प्रारूप है। इसमें क्या है, ये जो है ये यहाँ पे झील है एक, और इसके चारों ओर ये घर वगैरह बसे हुए हैं। बीच वाले एरिया को थोड़ा खाली भी छोड़ दिया जाता है कि जिससे बाहर के जो जंगल के जानवर हैं वो दूसरे वाले जानवरों के साथ मिल ना जाए, उन्हें हानि न पहुंचा दे। इस कारण से जानवरों को बीच में रख लिया जाता है, और बीच में तालाब या कोई नदी झील वगैरह होती है, और आसपास में गांव बस जाता है इसके। फिर जो नेक्स्ट प्रारूप आता है वो आता है तारे के आकार का प्रारूप। तारे के आकार का प्रारूप में क्या होता है, बहुत सारी जो सड़कें होती है या गलियां होती है वो एक स्थान पर आके मिलती है। जैसे कि ये वाला जो प्रारूप है ये तारे के आकार का प्रारूप है। इसमें एक सड़क ये है, एक ही है, एक ही है, ऐसे बहुत सारी सड़क है वो एक ही जगह पर आके मिल रही है, तो इससे एक तारेनुमा संरचना बनेगी। इस कारण से ये हो गया तारे के आकार का प्रारूप। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है टी आकार, वाई आकार और क्रॉस आकार प्रारूप। अब हम ये देखेंगे टी आकार प्रारूप क्या होता है। टी आकार प्रारूप में क्या होता है, सड़कें तिहारे पर विकसित हो मतलब जो घर बस्तियाँ होती है वो सड़क के तिहारे पर विकसित होती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि हम टी बनाते हैं उसकी शेप बनेगी इसमें, ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी कि ये एक सड़क जा रही है और यहाँ से कुछ ऐसी सी शेप बनेगी। ये जो तिहारा हो गया, और यहाँ पे जो घर बन जाएंगे वो कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। यहाँ घर बन गए, यहाँ घर बन गए, ऐसे ऐसे यहाँ पे घर बन जाएंगे। ये जो प्रारूप बनेगा इसमें सड़क की टी शेप बन रही है, इस कारण से हो जाएगा टी आकार का प्रारूप। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई आकार का प्रारूप। वाई आकार में क्या होता है कि जो दो मार्ग है आके तीसरे मार्ग में मिल जाते हैं, ये हो जाता है वाई आकार का प्रारूप। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, अगर आप कहीं गए हो तो आप ऐसे देखेंगे कि ऐसे हुआ होता है कि ये दो मार्ग है, ये दोनों आके एक में ही मिल जाते हैं मार्ग में, तो ये जो संरचना बन जाती है ये वाई की शेप बन रही है, इस कारण से हो जाएगा वाई आकार का प्रारूप। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्रॉस प्रारूप। क्रॉस प्रारूप में क्या होता है कि जो सड़कें होती है एक दूसरे को ऐसे काटती है, तो फिर क्रॉस किसी शेप बन जाती है, तो वो हो जाता है क्रॉस आकार का प्रारूप। जैसे ये जो बना है ये क्रॉस आकार का प्रारूप है, ये सड़कें हैं और इसके आसपास में घर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगी क्रॉस आकार का प्रारूप। यहाँ पे ग्रामीण बस्ती विकसित हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम में क्या होती है, नदियाँ या पुल
या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। ये तो थोड़ा सा ही है, इजी सा ही है, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्रामीण बस्तियों की समस्या। तो जो ग्रामीण बस्तियाँ उनमें बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है, जैसे कि जो ग्रामीण बस्तियाँ उनको वहाँ पे जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। जल आपूर्ति न होने के कारण उन्हें वहाँ की औरतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पेयजल लाने के लिए, और जल दूषित होता है तो उन्हें जैसे जल जनित बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि हैजा हो गया, पोलिया हो गया, ये बहुत सारी बीमारी हो सकती है। कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ पे जो ग्रामीण बस्ती है वहाँ पे तो कई बार बहुत ज़्यादा बाढ़ ही आ जाती है और कई बार सूखा ही पड़ जाता है, जिस कारण से वहाँ पे कई बार अधिक जल हो जाते हैं, कई बार जल ही नहीं होता, इस कारण से उन्हें बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और वहाँ पे दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पे कूड़ा करकट का निस्तारण ही नहीं होता है। वहाँ पे कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कोई उसे उठाएगा नहीं, उसका उचित प्रबंधन नहीं होता, जिस कारण से वहाँ पे स्वास्थ्य जनित बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है और इसके लिए भी उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कई बार बाढ़ हो जाती है तो वहाँ पे उनके घर ढह जाते हैं, जिस कारण से उन्हें हर साल हर टाइम में नया नया घर बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। गृह निर्माण सामग्री फिर से उन्हें एकत्र करनी पड़ती है, फिर से घर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर बाढ़ आएगी या तूफान आएगा उनके घर इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बने होती, क्योंकि उसमें गृह निर्माण सामग्री इतनी अच्छी नहीं लगी होती, जिस कारण से वो पक्के नहीं बन पाते हैं। पक्के नहीं बनेंगे तो बाढ़ या तूफान आएगा तो फिर वो टूट जाएंगे, जिस कारण से उन्हें वापस से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी समस्या है। कई बार क्या होता है कि जो वहाँ पे पालतू पशुओं को भी घर के अंदर एक साथ रखना पड़ता है, ताकि जो बाहर के जानवर है, जंगली जानवर, उनके आके उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस कारण से उन्हें बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। और वहाँ पे कृषिगत भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो कई बार सूखा पड़ने के कारण उनकी फसल भी अच्छी नहीं हो पाती। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो ग्रामीण बस्तियों के सामने आती है। ये हमारा ग्रामीण बस्तियों वाला जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। जो नगरीय बस्ती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।